नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा वालिया। गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर की सुरक्षा में तैनात सिपाहियों पर चाकू से हमला करने के आरोपी अहमद मुर्तजा अब्बासी के घर से पुलिस को नए सबूत हाथ लगे हैं, जिसके आधार पर वो किसी बड़ी वारदात को अंजाम दे सकता था। दरअसल मुर्तजा अपने घर की छत पर बीते कुछ दिनों से एयरगन से निशाना लगाना सीख रहा था। गोरखपुर पुलिस ने बरामद की गई एयरगन और छर्रे यूपी एटीएस को सौंप दिए हैं। बता दें कि मुर्तजा इस समय पुलिस हिरासत में है। रात 8 बजे से 11 अप्रैल की दोपहर 2 बजे तक पुलिस हिरासत में उसे रखा जाएगा और इस दौरान पुलिस और सुरक्षा जांच एजेंसियां अपने तरीके से पूछताछ कर रही हैं। दरअसल मुर्तजा ने गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर के साउथ गेट पर रविवार शाम को मंदिर के बाहर सुरक्षा में तैनात पीएसी को 2 कांस्टेबल को धारदार हथियारों से उन पर हमला किया, घायल किया। गोरखनाथ मंदिर में नाथ संप्रदाय की सर्वोच्च पीठ है और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस पीठ के महंत हैं। तो इसी पर ज्यादा अपडेट के साथ एफएम न्यूज के कार्यकारी संपादक अक्षय राय का रुख कर लेते हैं। अक्षय, अभी जो अपडेट मिल पा रही है वो ये कि जो इस पूरे मामले का आरोपी है मुर्तजा, उसके घर से कई अहम सुराग मिले हैं पुलिस को। बिल्कुल, कई सुराग एडीएस और जो 5 टीमें लगाई गई थी उनको मिली हैं। एसटीएफ भी इस पूरे मामले में लगी हुई है। 7 जगहों पर अभी तक छापेमारी की जा चुकी है। संभल उसमें शामिल है, जौनपुर शामिल है, गाजीपुर, गोरखपुर, सिद्धार्थनगर और तमाम जगहों पर टीमें भेजी गई हैं। मुंबई भी टीमें भेजी गई हैं। इसके अलावा खबर आ रही है कि एटीएस मुर्तजा को लखनऊ लेकर के पहुंच रही है, वहां पूछताछ करेगी और जो उसकी पत्नियों से सुराग मिले हैं जौनपुर और गाजीपुर से, उस पर भी चर्चा उससे की जाएगी। साफ तौर पर है कि जो हार्ड डिस्क उसके साथ मिले हैं, लैपटॉप मिले हैं, उसमें कहीं अहम दस्तावेज सामने निकल के सामने आए हैं, जिसमें कि आईएसआईएस से संबंधित वीडियो देखा करता था या फिर जाकिर नाइक के जो भाषण थे उनको सुना करता था। इसके अलावा नेपाल के कुछ सोर्सेस सामने आ रहे हैं जी। मामले को लेकर के गंभीरता बरत रही है और खबर आ रही है कि लखनऊ लेकर के उसको पहुंच रही है। वहां पर मुख्यालय में उससे पूछताछ की जाएगी और ये पता करने की कोशिश की जा रही है कि उसके कनेक्शन नेपाल, मुंबई और के अलावा कहां कहां रहे हैं। क्या आईएस के जो गुर्गे हैं, क्या वो भी जो स्लीपर सेल के हैं उसके भी संपर्क में ये रहा है या सिर्फ वीडियो तक बात सीमित रही है। उस पर भी खोजबीन की जा रही है। तो साफ तौर पर है कि एटीएस और एसटीएफ की टीमें और जो तमाम पुलिस अधिकारी हैं वो इस पूरे मामले पर निगाह बरते हुए हैं। जो गृह सचिव अवनीश अवस्थी हैं या फिर जो प्रशांत कुमार एडीजीएलओ हैं वो पूरे मामले पर निगाह बनाए रखे हुए हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो बात निकल के सामने है कि एटीएस इस पूरे मामले को लेकर के बहुत गंभीर है और उन्होंने कई दस्तावेज उनसे बरामद भी किए हैं। पत्नियों से जो पूछताछ हुई है उसको लेकर भी और परिवार से भी पूछताछ की जा रही है। अलग अलग जगहों पर उनको हो सकता है कि एक साथ बैठा के पूछताछ की जाए, ये भी खबरें आ रही हैं। लेकिन लखनऊ जब मुख्यालय में एटीएस जब पूरे मामले पर उसको बातचीत करेगी। ठीक है अक्षय, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि मुर्तजा से पूछताछ करने के लिए गुजरात एटीएस टीम भी लखनऊ पहुंच रही है। दरअसल जिस तरह से अब्बासी के पास से जो ये दस्तावेज मिले हैं उसमें जामनगर का कोई कनेक्शन भी सामने आया है और देर रात यूपी एटीएस की टीम ने मुर्तजा अहमद के घर से एक युवक को भी हिरासत में लिया है। इसके पीछे क्या जानकारी आपको अभी इससे रिलेटेड मिल पाई? देखिए, कई जगहों पर उसके कनेक्शन रहे हैं, जैसा कि जामनगर की बात है, मुंबई की बात है। साफ तौर पर है कि कई जगहों पर वो मूवमेंट उसका रहा है और वही मूवमेंट को खंगालने के लिए तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। उसके मोबाइल को सर्विलांस पर भी लगा दिया गया है और जो लैपटॉप से जो उसकी सामग्री बरामद हुई है उस पर निगाह एटीएस रखे हुए है। कह सकते हैं कि आने वाले 1-2 दिन में बहुत कुछ सुराग मिलने की उम्मीद जताई जा रही है और एटीएस जो सूत्र हैं वो कह रहे हैं कि इसके कनेक्शन टेरर लिंक से निश्चित रूप से जुड़े हो सकते हैं। हालांकि किसी भी संभावना से रूल आउट नहीं किया है। बिल्कुल, खासतौर पर है कि ध्यान जी। अमेरिकी इमाम अनवर अल हलाकी को वो अपना गुरु मानता था, जैसा कि अभी तक की अपडेट है उसमें सामने आया है। अक्षय, हम ये भी जानना चाहेंगे कि जिस तरह से रात भर जो पूछताछ हुई है, टीम ने जो पूछताछ की है, क्या उसमें कुछ अहम अभी तक निकलकर सामने आया, कुछ खुलासा उसकी तरफ से किया गया हो?
देखिए, एडीएस पूछताछ उससे कर रही है, लेकिन खुलासे पर भी कुछ बोल रही है। ठीक है। लेकिन जो सूत्र बता रहे हैं कि गजवा हिंद जो अतुल संगठन है, उससे संपर्क रहा है। अमेरिकी जो आपने जिक्र किया टेरर लिंक का, उससे संबंधित से कुछ बातें सामने आई हैं। कुछ जो एयरगन और छर्रे बरामद हुए हैं, उसको लेकर के भी पूछताछ की जा रही है कि गोरखनाथ मंदिर के अलावा क्या और जगह भी निशाने पर रहे हैं। और जो अब धार्मिक स्थल हैं, धार्मिक जो खास करके शहर हैं, वहाँ सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। तो साफ तौर पर है कि काफी कुछ निकालने की कोशिश एटीएस और एसटीएफ कर रही हैं। ठीक है। एक दो दिन में मुझे लगता है कि काफी कुछ चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो यानी आपका कहना है कि एक दो दिन में कुछ अहम और बड़े खुलासे हो सकते हैं, और लगातार इस पूरे मामले को गंभीरता से देखते हुए छानबीन की जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया अक्षय इस तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि लगातार मामले को देखते हुए छानबीन की जा रही है और कई अहम खुलासे होने की उम्मीद की जा रही है। बड़ी बात जो निकलकर सामने आई है कि जांच टीम को मुर्तजा के लैपटॉप में सीरिया और आईएसआईएस से संबंधित कई तरह के वीडियो भी मिले हैं। ये सभी लैपटॉप में डाउनलोड थे और रात भर की पूछताछ में जांच टीम को मुर्तजा अब्बासी के गुरु का नाम पता चल गया है। जांच एजेंसी का दावा है कि मुर्तजा अब्बासी यमन अमेरिकी इमाम अनवर अल हालाकी को अपना गुरु मानता है। तो गोरखनाथ मंदिर हमले में ये नया खुलासा हुआ है। आरोपी से लगातार पूछताछ की जा रही है और ये भी सामने आया है कि अपने घर की छत पर वो प्रैक्टिस किया करता था। कमरे में कई तरह की उसकी एयरगन भी बरामद हुई है, जिसे लेकर ये तमाम तरह के खुलासे किए गए हैं। और गुजरात एटीएस भी अब आरोपी से पूछताछ करेगी। और इसी के साथ बीजेपी ने आज अपने 42 साल पूरे कर लिए हैं। पार्टी के स्थापना दिवस पर कार्यकर्ताओं में उत्साह दिख रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस दौरान पीएम ने क्या कुछ कहा, सुनवाते हैं आपको। मैं देश और दुनिया भर में फैले भाजपा के प्रत्येक सदस्य को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। कश्मीर से कन्याकुमारी, कच्छ से कोहिमा तक भाजपा एक भारत श्रेष्ठ भारत के संकल्प को निरंतर सशक्त कर रही है। श्रद्धेय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी, राजमाता सिंधिया जी, कुशाभाऊ ठाकरे, सुंदर सिंह जी भंडारी, अनेक महापुरुष, ऐसी अनेक विभूतियों ने जिन्होंने जनसंघ से लेकर भाजपा तक इस पार्टी के निर्माण में खुद को खपा दिया, मैं उन सब के चरणों में नमन करता हूं। साथियों, इस बार का स्थापना दिवस 3 वजहों से बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। पहला कारण है कि इस समय हम देश की आजादी के 75 वर्ष का पर्व मना रहे हैं, आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। ये प्रेरणा का बहुत बड़ा अवसर है। दूसरा कारण है तेजी से बदलती हुई वैश्विक परिस्थितियां, बदलता हुआ ग्लोबल ऑर्डर। इसमें भारत के लिए लगातार नई संभावनाएं बन रही है। तीसरा कारण भी उतना ही अहम है। कुछ सप्ताह पहले 4 राज्यों में भाजपा की डबल इंजन की सरकारें वापस लौटी है। 3 दशकों के बाद राज्यसभा में किसी पार्टी के सदस्यों की संख्या 100 तक पहुंची है। यानी
वैश्विक दृष्टिकोण से देखें या राष्ट्रीय दृष्टिकोण से देखें, भाजपा का दायित्व, भाजपा के प्रत्येक कार्यकर्ता का दायित्व लगातार बढ़ रहा है। इसलिए भाजपा का प्रत्येक कार्यकर्ता देश के सपनों का प्रतिनिधि है, देश के संकल्पों का प्रतिनिधि है। इस अमृत काल में भारत की सोच आत्मनिर्भरता की है, लोकल को ग्लोबल बनाने की है, सामाजिक न्याय की है, समरसता की है। इन्हीं संकल्पों को लेकर एक विचारविद के रूप में हमारी पार्टी की स्थापना हुई थी। इसलिए ये अमृतकाल भाजपा के हर एक कार्यकर्ता के लिए कर्तव्य काल है। हमें देश के संकल्पों के साथ निरंतर जुड़े रहना है, उनके लिए जीना है, उनके लिए जूझना है, देश के लिए खुद को खपा देना है। साथियों, एक समय था जब लोगों ने ये मान लिया था कि सरकार किसी भी आए, लेकिन देश का कुछ नहीं हो पाएगा, निराशा ही निराशा थी। आज देश का एक एक जन गर्व से यह कह रहा है कि देश बदल रहा है, तेजी से आगे बढ़ रहा है। और जम्मू कश्मीर में अवंतीपोरा के त्राल में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। यहां एनकाउंटर में सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को मार गिराया है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने जानकारी दी कि इलाके में ऑपरेशन अभी भी जारी है। बताया जा रहा है कि इलाके में अभी भी आतंकी छिपे हो सकते हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस ने ट्वीट कर कहा कि अवंतीपोरा के त्राल इलाके में मुठभेड़ शुरू हो गई है। पुलिस और सुरक्षा बल आतंकियों का डटकर सामना कर रहे हैं। और वहीं इस एनकाउंटर से पहले कल जम्मू कश्मीर के पुलिस महानिदेशक दिलबाग सिंह ने आतंकियों को चेतावनी देते हुए कहा कि नागरिकों और सुरक्षा बलों पर हमले बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। कहा कि हमले में एक पड़ोसी देश से प्रायोजित ये किए जा रहे हैं, जहां कुछ लोग घाटी में अमन चैन को पचा नहीं पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये हमले निंदनीय हैं और हर क्षेत्र से इसकी निंदा की गई है। ये कतई अमानवीय है और इसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और देश में पेट्रोल डीजल के रेट दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। साथ ही सीएनजी पर भी महंगाई अटैक कर रही है। राजधानी दिल्ली में सीएनजी के दाम फिर बढ़ा दिए गए। भारतीय बाजार में ईंधन की कीमतें आसमान छू रही हैं। बाजार में ईंधन की कीमतें आसमान छू रही हैं। पेट्रोल डीजल से लेकर सीएनजी तक के दामों में तेजी से उछाल आ रहा है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सीएनजी के दामों में फिर से ₹2.5 की बढ़ोतरी देखने को मिली है। बता दें कि ईंधन के दाम में बढ़ोतरी का सिलसिला 22 मार्च से शुरू हो गया था। इस दौरान 24 मार्च और 1 अप्रैल को छोड़कर हर दिन पेट्रोल डीजल की कीमतों में उछाल देखने को मिला है। राजधानी दिल्ली की बात करें तो 15 दिन में पेट्रोल की कीमतों में ₹9.60 प्रति लीटर की महंगाई बढ़ी है। सीएनजी की बात करें तो 5 दिनों में सीएनजी के दामों में ₹2.5 की बढ़ोतरी अभी तक दर्ज की गई।
और उधर देश में बढ़ रही महंगाई पर एक तरफ जहां जनता काफी ज्यादा नाखुश है, विपक्ष भी लगातार मोदी सरकार को घेर रहा है। और हाल ही में पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों पर कांग्रेस ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। कांग्रेस ने बीजेपी पर आरोप लगाया है कि पार्टी ने चुनावी जीत को लूट का लाइसेंस बना लिया है। कांग्रेस महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने अपने एक ट्वीट में बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि इवेंट वाली सुबह भी महंगाई का डेंट। उन्होंने कहा कि आज फिर से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 80 पैसे की वृद्धि हुई है। कहा कि पिछले 16 दिनों में पेट्रोल डीजल में 10 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। सुरजेवाला ने बीजेपी पर भी तंज कसा, कहा कि झूठे वादे किए गए हैं, यह आरोप लगाया और कहा कि झूठे वादे से चुनावी छल, फिर जनता पर ही लूट का बल। और उधर जम्मू कश्मीर में अवंतीपोरा के त्राल में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। यहां एनकाउंटर में सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को मार गिराया। जम्मू कश्मीर पुलिस ने जानकारी दी है कि इलाके में ऑपरेशन अभी भी जारी है। बताया जा रहा है कि इलाके में अभी भी आतंकी छुपे हो सकते हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस ने ट्वीट कर कहा कि अवंतीपोरा के त्राल इलाके में मुठभेड़ शुरू हो गई है। पुलिस और सुरक्षा बल आतंकियों को डटकर उनका सामना कर रहे हैं। इस एनकाउंटर से पहले कल जम्मू कश्मीर के पुलिस महानिदेशक दिलबाग सिंह ने आतंकियों को चेतावनी देते हुए कहा कि नागरिकों और सुरक्षा बलों पर हमला बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि हमले में पड़ोसी देश से प्रायोजित ये पूरे हमले हैं, जहां कुछ लोग घाटी में अमन चैन को पचा नहीं पा रहे। और उन्होंने कहा कि हमले निंदनीय हैं, हर क्षेत्र में इसकी निंदा की गई है, यह अमानवीय कृत्य है और इसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बात करेंगे मौसम की। देश भर में गर्मी के प्रकोप को देखते हुए किस तरह का माहौल है वो सभी के सामने है। बात करें दिल्ली एनसीआर की तो मौसम विभाग के मुताबिक गर्मी का प्रकोप बढ़ने वाला है। ये भी बता दें कि भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने अगले 5 दिनों के लिए येलो अलर्ट जारी करते हुए हीट वेव के चलने की संभावना जताई है। मौसम विभाग के मुताबिक 8 अप्रैल तक दिल्ली का अधिकतम तापमान 42 डिग्री तक पहुंच सकता है। मौसम विभाग ने बिना वजह दोपहर में घर से न निकलने की सलाह दी है और अधिकारियों ने कहा कि लंबे समय तक बारिश नहीं होने के कारण उत्तर पश्चिम भारत में गर्म मौसम की स्थिति गंभीर हो गई है। फिलहाल अप्रैल के दूसरे हफ्ते तक बारिश की संभावना नहीं है और मौसम शुष्क बना रहेगा। भारतीय शेयर बाजार में गिरावट के साथ कारोबार की शुरुआत हुई है। एशियाई शेयर बाजारों में गिरावट के चलते भारतीय बाजारों में लाल निशान के साथ कारोबार की शुरुआत हुई। मुंबई स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक सेंसेक्स 360 अंकों की तेजी के साथ 59,815 और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 114 अंकों की तेजी के साथ 17,842 अंकों पर कारोबार की शुरुआत हुई है। बैंक निफ्टी भी 1.15% गिरकर 37,694 अंकों पर कारोबार कर रहा है और आज के कारोबार में निफ्टी के 50 में से 13 शेयर में तेजी के साथ हरे निशान के साथ ट्रेड हो रहा है और 37 शेयर ऐसे हैं जहां गिरावट के साथ लाल निशान में ट्रेंडिंग देखी जा रही है। आज दिल्ली में कांग्रेस संसदीय दल की बैठक हुई जिसमें कांग्रेस के भविष्य को लेकर विचार किया गया। कांग्रेस की इस बैठक को लेकर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने निशाना साधा है। बीते कल ये जो बैठक हुई है, क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनवाते हैं आपको। सोनिया जी की चिंताएं हम समझ सकते हैं, क्योंकि गांधी परिवार से बाहर कांग्रेस देखती नहीं है और परिवार के भी सब लोग प्रयास करके देख चुके हैं। खाते खुल नहीं रहे, जमानतें जब्त हो रही हैं और चिंता कांग्रेस की सामने नजर आती है। पहले राहुल जी ने कमान संभाली तो पश्चिम बंगाल में खाता नहीं खुल पाया, उत्तर प्रदेश में प्रियंका जी ने कमान संभाली तो जमानतें जब्त हुई, मात्र 2 सीटें जीत पाई। अब सोनिया जी एक बार फिर कमान संभाली हैं, लेकिन कुल मिलाकर कांग्रेस के अंदर एक ही प्रश्न बार बार उठता है कि आखिरकार क्या एक ही परिवार तक सीमित रहने वाले हैं? क्षमता हो या ना हो, क्या वहीं तक सीमित रहने वाले हैं? ये अपने आप में एक बड़ा प्रश्न है। जब तक कांग्रेस इसको नहीं सुलझा लेती, कांग्रेस की अपनी। और देश में पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर लगातार सरकार की आलोचना हो रही है। विपक्षी नेता सड़कों से लेकर संसद तक इस मुद्दे को जोर शोर से उठा रहे हैं और इसी बीच अब एक बार फिर सरकार की तरफ से तेल की बढ़ती कीमतों को लेकर सफाई दी गई है। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने लोकसभा में दावा किया है, बाकी देशों के मुकाबले भारत में तेल के दाम काफी कम बढ़े हैं। I have something, sir. Gasoline
at the pump, comparison between April 21 and March 22, in USA the increase percentage is 51%, in Canada 52%, in Germany 55%, UK 55%, France 50%, Spain 58%, Sri Lanka 55%, India sir 5%. Yes, Our Minister. percentage increase is 1/10 Yes, of what उधर गंभीर आर्थिक संकट के बीच श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे ने देश में इमरजेंसी का फैसला वापस ले लिया है। देश में हिंसक प्रदर्शन को देखते हुए इमरजेंसी लगाई गई थी। इससे पहले सोमवार को प्रधानमंत्री राजपक्षे के घर के आगे लोगों ने जमकर प्रदर्शन किया था। भीड़ पर काबू पाने के लिए आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए थे। पूरे कोलंबो शहर पर प्रदर्शनकारियों का कब्जा हो गया था। कोलंबो में लाइट तक काट दी गई, पूरा शहर अंधेरे में था और इसी के चलते देश में इमरजेंसी लगा दी गई थी। बताते चले कि विदेशी कर्ज के जाल में फंसकर श्रीलंका अपने इतिहास के सबसे बुरे आर्थिक संकट से जूझ रहा है। इस कारण लोग घंटों बिजली की कटौती और जरूरी वस्तुओं की कमी का सामना करने को मजबूर है। ईंधन, रसोई गैस की लंबी लाइन, जरूरी वस्तुओं की कम आपूर्ति और घंटों बिजली कटौती से जनता महीनों से परेशान है। श्रीलंका का मौजूदा विदेशी मुद्रा कोष सिर्फ 2 अरब 10 करोड़ डॉलर रह गया है। प्रधानमंत्री राजपक्षे की सरकार अल्पमत हो आई है और माना जा रहा है कि श्रीलंका में राजपक्षे की सरकार बहुत जल्दी गिर जाएगी, इसीलिए क्योंकि सत्तारूढ़ दलों में असंतुष्टों की संख्या 41 हो गई है और इसके बढ़ने की अभी संभावना है। बताते चले कि 225 सदस्य की श्रीलंका की संसद में सत्ताधारी पेरुमना पार्टी यानी SLPP के पास 117 सांसद है, जबकि उनकी सहयोगी पार्टी SLFP के पास 15 सदस्य हैं। इस गठबंधन में 10 दलों के 14 अन्य सांसद हैं। वहीं विपक्षी दल SDB के पास 54 सदस्य हैं और इसके अलावा TNA के पास 10 सदस्य हैं और अन्य के पास 15। तो सत्ताधारी पार्टी में फूट के बाद SLPP के पास अब सिर्फ 105 सदस्य रह गए हैं। सत्तारूढ़ दलों में असंतुष्टों की संख्या 41 हो गई है और इसके बढ़ने की संभावना है। रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध में भारत ने पहली बार अपनी प्रतिक्रिया दी है। आपको बता दें कि भारत ने यूक्रेन के बूचा शहर में आम नागरिकों को बर्बरता से मारने की घटना की निंदा की है और इस पर चिंता जाहिर करते हुए निष्पक्ष जांच का समर्थन किया है। इसे लेकर भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पहली बार रूस के खिलाफ अपनी प्रतिक्रिया दी है। परिषद में भारत के राजदूत TS तिरुमूर्ति ने कहा कि बूचा में नागरिकों की हत्या की हालिया रिपोर्ट बहुत परेशान करने वाली है। हम इन हत्याओं की स्पष्ट रूप से निंदा करते हैं और एक स्वतंत्र जांच के लिए समर्थन का आह्वान करते हैं। तो वहीं TS तिरुमूर्ति ने दोनों देशों के बीच चल रही हिंसा को तत्काल समाप्त करने और आपसी दुश्मनी को खत्म करने के लिए कहा। इस बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए FM न्यूज के साथ। दीजिए इजाजत। नमस्कार।